साल 1982 एक फिल्म के सेट पर हुए एक भयानक हादसे ने पूरे देश की सांसें रोक दी थीं। देश भर में दुआओं का दौर चल रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो चोट शरीर के किस हिस्से पर लगेगी और वो घटना जीवन के किस विशिष्ट समय पर घटेगी, ये सब कुछ एक बेहद जटिल ब्रह्मांडीय गणित में पहले से ही दर्ज था। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन जब हम चिकित्सा ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं तो ये रहस्यमयी लगने वाली बातें विशुद्ध गणित और डिग्रियों के एक बहुत ही तार्किक ग्रिड में बदल जाती हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि जब कोई इंसान किसी सामान्य डॉक्टर के पास जाता है तो हड्डी टूटने पर एक्सरे में एक सफेद रेखा साफ दिख जाती है। जन्म कुंडली, जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं, वो भी हमारे जीवन और शरीर का एक ऐसा ही सामान्य एक्सरे है। वो एक बुनियादी ढांचा तो दिखा देता है, लेकिन जब बात किसी गंभीर बीमारी या शरीर के किसी खास अंग में छिपी समस्या को पकड़ने की आती है तो सिर्फ वो एक्सरे काफी नहीं होता। आज हम SN पांडे जी के विस्तृत रिसर्च और नोट्स के आधार पर उस एक्सरे के बाद होने वाले एक डीप MRI स्कैन को समझने वाले हैं, जिसे ज्योतिष में दृष्टांत चार्ट या D3 चार्ट कहा जाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रणाली कोई सामान्य अटकलबाजी नहीं है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ज्योतिष का मतलब है बस भविष्यवाणियां करना, लेकिन चिकित्सा ज्योतिष में सटीकता प्राप्त करने के लिए केवल एक चार्ट कभी भी काफी नहीं होता। सही कहा। या एक बहुस्तरीय या लेयर बाय लेयर विश्लेषण है। अगर हमें ये खोजना है कि क्या बीमारी है या शरीर के किस अंग में है और वो कब ट्रिगर होने वाली है, तो इन सभी सवालों के जवाब हमें अलग अलग चार्ट्स का एक बहुत ही विशिष्ट संयोजन से मिलते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपनी बुनियादी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं और उसी एक चार्ट के आधार पर की गई स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणियां कई बार सिरे से गलत साबित हो जाती हैं। जी, बिल्कुल गलत साबित होती हैं। हाँ, तो रिसर्च नोट्स के मुताबिक इस पूरे चिकित्सा ज्योतिष के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए 5 प्रमुख स्तंभों की जरूरत होती है। ये 5 स्तंभ असल में काम कैसे करते हैं? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए इन 5 चार्ट्स का एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले आता है D1 या मूल चार्ट। इसे आप शरीर का कंकाल या बुनियादी स्वास्थ्य संरचना मान सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि इंसान का शरीर मूल रूप से कितना मजबूत या कमजोर है। इसके बाद आता है हमारा आज का मुख्य विषय D3 यानी दृष्टांत चार्ट। D3 चार्ट शरीर के अंगों का एक एक इंच का विवरण देता है। ये बताता है कि शरीर के किस हिस्से में रोग पनप सकता है। मतलब D1 ने बताया कि गाड़ी में कोई दिक्कत है और D3 ने हुड खोलकर बताया कि दिक्कत इंजन में है या ब्रेक में। एकदम सटीक उदाहरण है। हाँ, लेकिन बाकी के 3 चार्ट्स क्या करते हैं? क्योंकि नोट्स में D9, D27 और D30 का भी जिक्र है। बिल्कुल। D1 और D3 के बाद आता है D9, जिसे नवांश चार्ट कहते हैं। ये चार्ट ग्रहों की आंतरिक शक्ति को मापता है। मान लीजिए कोई ग्रह D1 में बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन D9 में वो कमजोर है, तो वो ग्रह असल में आपको बीमारी से बचा नहीं पाएगा। अरे वाह! इसके बाद आते हैं D27, जिसे नक्षत्रांश कहते हैं, और D30 यानी त्रिशांश। इनका उपयोग बहुत ही सूक्ष्म और असाध्य रोगों की जांच के लिए किया जाता है। D30 विशेष रूप से शरीर के उन अदृश्य हिस्सों की तरह है जहां छिपी हुई लंबे चलने वाली और गंभीर बीमारियां पनपती हैं। और अंत में बीमारी का स्वभाव और उसके उभरने का सटीक समय समझने के लिए नक्षत्रों का विश्लेषण किया जाता है। रुकिए, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई केवल D1 चार्ट यानी इस बेसिक एक्सरे को देखकर किसी बड़ी बीमारी या सर्जरी की घोषणा कर दे तो वो इंसान पूरी तरह से हवा में तीर चला रहा है? 100%। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। रिसर्च नोट्स में इस बात को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणियां करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। किसी को ये बताना कि उसे कैंसर हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है, उस व्यक्ति को गहरे मनोवैज्ञानिक सदमे में डाल सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन सभी 5 तत्वों का सामूहिक विश्लेषण अनिवार्य है। आधी अधूरी तस्वीर देखकर की गई भविष्यवाणी से सिर्फ अनावश्यक दहशत फैलती है। ये बात तो एकदम तार्किक है।
अब जब हमें ये समझ आ गया है कि इस MRI मशीन के अलग-अलग पुर्जे क्या हैं, तो उस सवाल पर आते हैं जो शायद इस वक्त हर कोई सोच रहा होगा। हम ये कैसे जानेंगे कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में है? नोट्स में 30 डिग्री के रहस्य 10 डिग्री रूल का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। ये रूल असल में काम कैसे करता है? यहीं से ज्योतिष का वो गणितीय पहलू शुरू होता है जो इसे इतना सटीक बनाता है। देखिए, राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं और हर राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है। द्रेशकाण पद्धति में इस 30 डिग्री की राशि को 10-10 डिग्री के 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है और यही 3 हिस्से शरीर के 3 मुख्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। बिल्कुल। 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का जो पहला हिस्सा है वो शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सिर, गर्दन और कंधों में संभावित खतरों को दर्शाता है। ऊपरी हिस्सा। हाँ। फिर 10 डिग्री से 20 डिग्री तक का दूसरा हिस्सा शरीर के मध्य भाग यानी छाती, पेट के ऊपरी हिस्से और पीठ में समस्याओं का संकेत देता है। और अंत में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो तीसरा हिस्सा है वो शरीर के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया और पैरों में गंभीर जोखिम को बताता है। अच्छा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म कुंडली यानी D1 में जो लग्न की डिग्री होती है वही ये तय करती है कि व्यक्ति के पूरे जीवन में शारीरिक रूप से सबसे बड़ा डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है। ये तो बिल्कुल किसी बहुमंजिला इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट की तरह हो गया। अगर किसी के लग्न की डिग्री 25 है जी, तो इसका मतलब है कि वो 20 से 30 डिग्री वाले तीसरे हिस्से में आ रहा है। जी हाँ। मतलब उस इमारत के बेसमेंट या सबसे निचले हिस्से में पाइपलाइन फटने या दरार आने का सबसे ज्यादा डर है। आपको उस इमारत की छत या बीच की मंजिलों की चिंता करने से पहले हमेशा उसके बेसमेंट की जांच करनी चाहिए। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अगर हम इस इमारत वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो D1 चार्ट का लग्न आपको ये बता रहा है कि आपकी इमारत का बेसमेंट कमजोर है कि नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? आपको उस D3 चार्ट रूपी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी जो अंदर जाकर देखेगा। D1 सिर्फ एक संभावना या जमीन तैयार करता है, जबकि असल घटना D3 चार्ट में ग्रहों की स्थिति तय करती है। यहाँ से ये चर्चा वाकई बहुत ही रोमांचक हो जाती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि शरीर का कौन सा हिस्सा खतरे में है। मान लीजिए जैसा हमने बेसमेंट की बात की, यानी शरीर का निचला हिस्सा। लेकिन अब ये कैसे समझें कि कौन सा ग्रह उस हिस्से पर हमला करेगा? नोट्स में D3 चार्ट के अंदर एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिया गया है जो चर, स्थिर और द्विस्वभाव यानी मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल राशियों पर टिका है। ये मैट्रिक्स तो देखने में किसी जटिल पहेली जैसा लगता है। ये इस पूरी प्रणाली का सबसे जटिल लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है। हाँ। D3 चार्ट में ग्रह अपनी मर्जी से किसी भी अंग पर असर नहीं डाल सकते। अच्छा जी, वे किस अंग को प्रभावित करेंगे ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि D3 चार्ट का लग्न किस प्रकृति का है। ज्योतिष में राशियों को 3 स्वभावों में बांटा गया है: चर यानी मूवेबल, स्थिर यानी फिक्स्ड और द्विस्वभाव यानी डुअल। तो अगर हम सिर्फ पहले वाले स्वभाव यानी चर को उदाहरण के तौर पर लें तो ये कैसे काम करेगा? अगर आपके D3 चार्ट का लग्न चर राशि है तो नियम बड़ा सीधा है। जो ग्रह चर राशियों में बैठे होंगे वे शरीर के ऊपरी भाग यानी छत पर असर डालेंगे। जो ग्रह स्थिर राशियों में होंगे वे मध्य भाग या बीच की मंजिल पर असर डालेंगे और जो ग्रह द्विस्वभाव राशियों में होंगे वे निचले भाग या बेसमेंट पर असर डालेंगे। यह एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक व्यवस्था है। लेकिन नोट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर D3 का लग्न चर के बजाय स्थिर या द्विस्वभाव हो जाए तो ये पूरा का पूरा नियम ही पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है। मतलब अगर लग्न स्थिर हो गया तो अचानक से स्थिर राशियों वाले ग्रह ऊपरी भाग को प्रभावित करने लगेंगे। ये तो बिल्कुल एक रूबिक क्यूब की तरह हो गया। हाँ बिल्कुल। जहां आपने एक रंग को घुमाया, एक लेयर को शिफ्ट किया और पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ग्रह कोई स्वतंत्र एजेंट नहीं है, बल्कि D3 चार्ट का जो मेन लग्न है वो उस रूबिक क्यूब के सेंटर पीस की तरह है जो बाकी सभी ग्रहों के काम करने का नियम तय कर रहा है। आपने इसके सार को बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वजह है कि इसे आप किसी टेक्स्ट बुक से रट नहीं सकते। ये एक डायनामिक मैट्रिक्स है, एक जीवित गणित है जो हर चार्ट के साथ बदलता है। वाओ! इसी कारण से रिसर्च में बार बार ये चेतावनी दी गई है कि सटीक विश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा फोकस की आवश्यकता होती है।
अगर आपने रूबिक क्यूब के उस सेंटरपीस यानी D3 के लग्न की प्रकृति को गलत पढ़ लिया तो आप ग्रहों के प्रभाव की पूरी तरह गलत व्याख्या कर बैठेंगे। आपको लगेगा कि मरीज के सिर में दर्द होने वाला है और असल में समस्या उसके घुटनों में उभर रही होगी। कमाल का सिस्टम है। तो अब हमारे पास क्या और कहाँ का जवाब है। हमें बीमारी का पता चल गया और ये भी पता चल गया कि शरीर का कौन सा अंग खतरे में है। जी, लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल, ये टाइम बॉम्ब फटेगा कब? रोग किस दिन या किस साल ट्रिगर होगा? नोट्स के अगले हिस्से में ये चर्चा समय निर्धारण या टाइमिंग की ओर मुड़ती है। समय का निर्धारण करना या टाइमिंग निकालना ज्योतिष में सबसे चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है और यहाँ भी वही डिग्री का गणित काम आता है। रोग कब प्रभावी होगा, इसका सीधा संबंध इस बात से है कि जो महादशा चल रही है उसके स्वामी ग्रह की डिग्री क्या है। इसे थोड़ा डीकोड कीजिए, मतलब डिग्री से समय का क्या लेना देना है? देखिए, जैसा हमने पहले बात की, एक राशि 30 डिग्री की होती है। आप इस 30 डिग्री को उस ग्रह की पूरी महादशा का एक जीवन काल मान लीजिए। इस महादशा को 3 बराबर समय खंडों में बांटा जाता है, शुरुआत, मध्य और अंत। ठीक है, समझ रही हूँ। अगर उस ग्रह की डिग्री 0 से 10 के बीच है तो वह अपनी दशा के शुरुआती दौर में ही अपने परिणाम या रोग दे देगा। अगर उसकी डिग्री 10 से 20 के बीच है, जो कि उस राशि का बिल्कुल पीक या परिपक्व अवस्था होती है, तो वह ग्रह दशा के ठीक मध्य भाग में अपना मुख्य असर दिखाएगा और 20 से 30 डिग्री होने पर परिणाम दशा के अंत में आते हैं। और इसी के साथ नोट्स में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी का भी जिक्र किया गया है, त्रिक भावों के बारे में। ये क्या होते हैं और ये इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? त्रिक भाव यानी कुंडली के 6वां, 8वां और 12वां भाव, इसके साथ ही 3रा और 11वां भाव भी। ज्योतिष में इन भावों को रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, गंभीर दुर्घटनाओं और अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती होने से जोड़कर देखा जाता है। बाप रे! हाँ, जब वह महादशा का स्वामी ग्रह, जिसकी डिग्री हमें समय बता रही है, इन खतरनाक त्रिक भावों से संबंध बना लेता है तो वो सामान्य सी बीमारी अचानक एक जानलेवा खतरे में बदल जाती है। यानी ग्रह की डिग्री केवल स्पेस या शरीर की जगह का मैप नहीं है, ये एक तरह की स्टॉपवॉच भी है। बिल्कुल स्टॉपवॉच है। ये स्टॉपवॉच टिक टिक कर रही है और हमें बता रही है कि घटना दशा की शुरुआत में घटेगी, बीच में घटेगी या बिल्कुल अंत में जाकर असर दिखाएगी। ये स्पेस और टाइम का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही। लेकिन थ्योरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किसी भी सिद्धांत को तब तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता जब तक उसे वास्तविकता की कसौटी पर ना कसा जाए। सही बात है। नोट्स में इस गणित को साबित करने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक केस स्टडी दी गई है। हाँ, द अल्टीमेट टेस्ट। 1982 में मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को आई उस ऐतिहासिक चोट का विश्लेषण। वो एक ऐसी घटना है जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन नोट्स में जिस तरह से उस पूरी घटना को ज्योतिषीय गणित के मापदंडों पर परखा गया है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए, इस केस स्टडी के डेटा को बिल्कुल एक न्यूट्रल नजरिए से देखते हैं, जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति का चार्ट पढ़ रहे हों। सबसे पहले अगर हम उनके D1 चार्ट यानी जन्म लग्न की बात करें तो उनके लग्न की डिग्री 20 डिग्री से अधिक थी। रुकिए, 20 डिग्री से अधिक? यानी हमने शुरुआत में जो 30 डिग्री के रहस्य में बात की थी, उसके हिसाब से ये तृतीय द्रेषकाण हुआ। एकदम सही। जिसका सीधा सा मतलब है कि इस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा खतरा उस इमारत के बेसमेंट में है, यानी शरीर के निचले हिस्से या लोअर पोर्शन में। बिल्कुल, D1 चार्ट ने साफ साफ शरीर के निचले हिस्से में गंभीर वल्नरेबिलिटी का संकेत दे दिया। और जब उनके D3 चार्ट का विश्लेषण किया गया तो वहां के मैट्रिक्स ने भी इसी निचले हिस्से पर मंडराते खतरे की पुष्टि कर दी। और हम सब इतिहास जानते हैं, 1982 में फिल्म कुली के सेट पर पुनीत इस्सर के साथ उस फाइट सीन में उन्हें जो चोट लगी थी वो सीधे उनके निचले पेट यानी लोअर एब्डोमेन में लगी थी, जिससे उनकी आंतों में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। यह दुर्घटना D1 और D3 चार्ट्स के निचले भाग वाले गणित से 100% मेल खाती है। ये तो स्पेस की बात हो गई, लेकिन टाइमिंग का क्या? क्या वो स्टॉपवॉच भी सही समय दिखा रही थी? यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। उस दुर्घटना के समय उनके चार्ट में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। शनि, जो कि एक बेहद धीमा और शक्तिशाली ग्रह है, वो उस समय त्रिक भावों से संबंध बनाए हुए था। अच्छा। और सबसे खास बात, शनि की जो विशेष डिग्री थी वो 10 से 20 डिग्री के बीच थी, यानी मध्य भाग।
जो हमने अभी ये नियम समझा था कि 10 से 20 डिग्री का मतलब है कि घटना महादशा के बिल्कुल बीचों बीच घटेगी। एकदम सही। और गणितीय रूप से वो दुर्घटना शनि की महादशा के एक बहुत ही विशिष्ट कालखंड में, यानी ठीक उस दशा के मध्य भाग में ही घटित हुई। उनकी उम्र, उनके शरीर का वो विशिष्ट हिस्सा और वो विशिष्ट महीना, सब कुछ उस ब्रह्मांडीय ग्रिड पर पूरी तरह से अलाइन हो गया। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। ये थ्योरी को एकदम जीवंत कर देता है। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर घटना, जिसे हम आमतौर पर बस एक दुर्घटना या बैड लक मानकर छोड़ देते हैं, वो असल में इन गणितीय मापदंडों के एक अदृश्य ग्रिड पर पहले से ही एक तय समय और स्थान की प्रतीक्षा कर रही थी। और यही कारण है कि इस विषय का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और नोट्स के अंतिम परामर्श पर ध्यान दें, तो वहां एक बहुत गहरी और जरूरी बात कही गई है। वो क्या है? उसमें स्पष्ट लिखा है कि ज्योतिषीय ग्रंथों में दी गई तालिकाओं और नियमों का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ किताब में कोई रूल पढ़ लिया है इसलिए उसे बिना सोचे समझे पत्थर की लकीर नहीं मान लेना चाहिए। बिल्कुल। अनुभव और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ऊपर हैं। केवल वे सूत्र अपनाने चाहिए जो व्यवहारिक रूप से चार्ट्स पर सटीक बैठें। चिकित्सा ज्योतिष में एक होलिस्टिक या व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कभी भी केवल एक ग्रह या सिर्फ उस पहले एक्सरे के आधार पर भविष्यवाणी नहीं होनी चाहिए। लग्न की डिग्री, D3 का डायनामिक मैट्रिक्स, महादशा के स्वामी की स्थिति और उन खतरनाक त्रिक भावों के संबंधों का सामूहिक विश्लेषण ही एक सटीक तस्वीर पेश कर सकता है। सही कहा। और हाँ, अगर और भी ज्यादा गहराई में जाना हो तो भविष्य की उन्नत तकनीकों के लिए नक्षत्र और प्राणदशा का समावेश भी बहुत जरूरी माना गया है। तो इस पूरी चर्चा का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ये ज्ञान असीमित है, बहुत गहरा है और इसके लिए बहुत सम्मान, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के इस MRI स्कैन जैसी गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे शरीर के विशिष्ट अंग, उनमें होने वाली बीमारियां, हमारी कमजोरियां और यहाँ तक कि उन बीमारियों या दुर्घटनाओं के ट्रिगर होने का सटीक समय भी अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों की डिग्रियों के गणितीय ग्रिड में पहले से इतनी सटीकता के साथ मैप किया जा सकता है जी, तो क्या हमारा शरीर और हमारा स्वास्थ्य वास्तव में सिर्फ हमारी जीवन शैली, हमारे खान-पान और हमारे रोजमर्रा के विकल्पों का ही परिणाम है, या फिर हम जाने अनजाने में एक बेहद जटिल, विशाल और प्राचीन ब्रह्मांडीय एल्गोरिदम का हिस्सा है? एक ऐसा कोड जो हमारे जन्म के साथ ही लिख दिया गया था और जो बस डिकोड होने का इंतजार कर रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।